वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग सेल की साइज, सेल के शेप और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि सेल की साइज कैसे होती है। ठीक है ना। देखिए, जो डिफरेंट सेल होती है उनकी साइज डिफरेंट होती है। मतलब जो है, हम जानते हैं हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होती हैं, तो जो डिफरेंट जो सेल्स होती हैं, अलग अलग जो सेल्स होती हैं, उनकी साइज़ भी डिफरेंट होती है, उनकी साइज़ भी अलग होती है। ठीक है, कुछ सेल की साइज़ लंबी होगी, कुछ सेल की साइज़ छोटी होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, इस सेल को क्या बोलेंगे? ओवम सेल। कौन सी सेल है? ओवम सेल। ओवम सेल जो है एक फीमेल सेल है। कौन सी सेल होती है? फीमेल सेल है। तो ओवम सेल जो होती है वो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। सबसे बड़ी सेल बॉडी की कौन होती है? ओवम सेल होती है। ठीक है ना, ये फीमेल सेल होती है। फिर हम देखते हैं ये स्पर्म सेल है। क्या है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ये मेल सेल होती है। स्पर्म सेल मेल सेल होती है और स्पर्म सेल बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। हमने क्या बताया था कि जो डिफरेंट सेल्स होती है उनकी साइज डिफरेंट होती है। हमने देख लिया एक ओवम सेल है जो कि फीमेल सेल होता है। ठीक है, वो जो है बॉडी की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी सेल होती है। जबकि ये स्पर्म सेल है, ये मेल सेल है, ये बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल देख लिया कि कैसे जो डिफरेंट सेल हैं उनकी साइज डिफरेंट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द सेल। देखिए, अब हम लोग जो सेल हैं उनकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो साइज़ है अलग अलग सेल की अलग अलग होती है, उसी तरीके से जो डिफरेंट या अलग अलग सेल की शेप भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट सेल इज हैविंग अ डिफरेंट शेप। अलग अलग सेल का अलग अलग क्या होगा? शेप होगा, मतलब आकार होगा। ये देख रहे हैं, ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? नर्व सेल। इसको बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे नर्व सेल। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या बोलेंगे? नर्व सेल। इसका शेप नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर होता है एक ट्री या पेड़ जैसा होता है। ये दिख रहा है ना, एक ट्री या पेड़ जैसा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है ना। तो नर्व सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर एक ट्री या एक पेड़ जैसा होता है। ठीक है ना। ये जो सेल हमारी दिख रही है ये सेल है। ये कौन सी सेल है? स्मूथ मसल सेल्स है। ठीक है ना। स्मूथ मसल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप वो शेप होता है जिसका दोनों एंड, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, दोनों एंड थिन हो, नैरो हो, पतला हो। ठीक है, देखो ये एंड भी थिन है, ये एंड भी कह सकते हैं नैरो हो, नैरो है, पतला है, ये भी एंड पतला है। ठीक है ना। तो जिस चीज का दोनों एंड नैरो हो या पतला हो या थिन हो और बीच वाला जो शेप है, बीच वाला है, वो क्या हो? थिक हो, मतलब चौड़ा हो, तो ऐसे शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि नहीं, इसका दोनों एंड देखिए, ये एंड और ये एंड नैरो है कि नहीं, पतला है कि नहीं, थिन है कि नहीं, और इसका जो है बीच वाला एरिया जो मिडिल पोर्शन है वो थिक है कि नहीं, थिक है। तो ये जो स्मूथ मसल सेल का जो शेप होता है कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। तो हमने बताया जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनका शेप भी अलग होता है। एग्जाम्पल हमने नर्व सेल का दिया, ये नर्व सेल है, उसका शेप कैसा होगा? एक ट्री, एक पेड़ जैसा होगा। जबकि स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, इसका शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप होगा। इस तरीके से हमने सेल की साइज के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो डिफरेंट जो सेल होती है उनकी साइज डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल के शेप के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो अलग अलग सेल होती है उनका शेप भी अलग अलग होता है। अब देखिए, जो डिफरेंट सेल होती है उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है ना।
तो अब देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जो सेल होती है उनका फंक्शन कैसे अलग अलग होता है। जैसे ये नर्व सेल है, नर्व सेल क्या करती है, इसका फंक्शन ये है, इसका कार्य ये है कोऑर्डिनेशन करना। क्या? कोऑर्डिनेशन करना। नर्व सेल का फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन करना। जबकि ये स्मूथ मसल सेल है, इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना। तो देख रहे हैं ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, लेकिन ये डिफरेंट सेल है, ये डिफरेंट सेल है, ये नर्व सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है। तो दोनों जब डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा, तो नर्व सेल का हम लोग देख रहे हैं कि इसका फंक्शन डिफरेंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन करना हो गया। जबकि स्मूथ मसल सेल है, इसका फंक्शन क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन करवाना हो गया। तो हम लोग देख लिए ना, जो सेल है डिफरेंट टाइप जो सेल है उनकी साइज भी डिफरेंट होती है, उनका शेप भी डिफरेंट होता है, इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। हमने एग्जाम्पल से, डायग्राम से हम लोगों ने समझाया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द सेल, मतलब कितने टाइप की सेल्स होती हैं। देखो मेनली दो टाइप की सेल्स होती हैं। कितने टाइप की सेल होती है? दो टाइप की। जो पहला टाइप है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, और दूसरा जो साइज है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो कितने टाइप की सेल हुई? दो टाइप की सेल हुई। तो हम कह सकते हैं सेल इज ऑफ टू टाइप, सेल दो टाइप की होती है। नंबर 1 यूकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब एग्जांपल देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल क्या है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल होती है? कैसे हम मान लें कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है? देखिए यूकैरियोटिक सेल्स का पहला एग्जांपल है एनिमल सेल हो गया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हो गया ह्यूमन सेल हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड एग्जांपल हो गया क्या? प्लांट सेल। एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, ये किसका एग्जांपल है? यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने टाइप की सेल होती है? दो टाइप की सेल होती है। दो टाइप में कौन कौन से नाम है? उसका नाम, पहला जो टाइप है उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल क्या है? एनिमल सेल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन सेल्स हो गया, थर्ड एग्जाम्पल जो हो जाएगा प्लांट सेल हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया सेल है। जैसे कोई पूछे गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल बताइए, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। अब देखिए व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो मेजर डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या है? कैसे हम जान लेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है? कैसे हम पहचान लेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है? देखिए यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? न्यूक्लियस का। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि सेल को पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं सेल के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, या इसी को हम कह सकते हैं सेल के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सेल के स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, सेल के कंपोनेंट भी कह सकते हैं, सेल की कंपोजिशन भी कह सकते हैं, सेल के पार्ट भी कह सकते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो सबसे बाहरी लेयर जो दिख रही है रेड कलर की जो दिख रही है सबसे बाहरी लेयर, ये सेल की सबसे बाहरी सबसे आउटर लेयर है। इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा क्या नाम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सेल का हो जाएगा क्या? सेल मेम्ब्रेन, या उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फिर दूसरा देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेल है, सेल के बीच में, सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो नंबर 2 जो स्ट्रक्चर है या पार्ट सेल का हो जाएगा क्या? न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब देखिए न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर, तो हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर है। देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, एक डार्क स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन कंपोजिशन होता है किसका? डीएनए प्लस
हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर होता है सेल के बीच में, सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियस के अंदर हम देख रहे हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा और हिस्टोन प्रोटीन होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये जो आउटर लेयर है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जो आउटर जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। या न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं, इसका दो नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बीच में ये पूरा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ के, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ करके बाकी जितना भी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियस के अंदर देख लिया। फिर उसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों बीच के जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच में यही स्ट्रक्चर होगा ना, यही होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यह कहते हैं कि न्यूक्लियस को हटाकर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को हटाकर या न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो स्ट्रक्चर सेल का बचता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इन दोनों को छोड़ करके यही स्ट्रक्चर पूरा बचता है ना, यही पूरा बचता है, यही देखो बचता है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, पहला जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर हम देख रहे हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। कैसा, जेली लाइक फ्लूइड होता है या कह सकते हैं थिक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये देख रहे हैं नंबर 1 कह सकते हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके अंदर है, सेल के अंदर है, लेकिन सेल के अंदर है तो किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर है। क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा होल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके जितना भी स्ट्रक्चर बचता है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस से बहुत क्लोज होता है, न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है उसे क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट अटैच्ड होता है उसे क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अप टू टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये नीचे वाला ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ठीक है। तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अच्छा ये क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाए, ये क्यों रफ बोला जाएगा, रफ इसलिए क्योंकि ये जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच हों, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि राइबोसोम की ये प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं, जहाँ पे जाते हैं वो रफनेस क्रिएट करते हैं, रफनेस बनाते हैं, रफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे राइबोसोम नहीं है, इसलिए स्मूथ बोलेंगे, ठीक है ना। इस राइबोसोम पे ये जो रेड कलर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कंप्लीट, इस पे क्या जुड़े, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम की वजह से ये इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोप्लाज्म का क्या होता है। नेक्स्ट में ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, एक स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोप्लाज्म का क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म सेल का पार्ट है, तो हम साइटोप्लाज्म की डिस्कस करेंगे, इसका मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल, ठीक है ना। फिर साइटोप्लाज्म में देखते हैं एक स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कप होता है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर, लाइक इस तरीके से कप टाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे,
गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हो गए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस एक कप टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक है, एक स्मॉल छोटे से ग्रेनुल टाइप स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा क्या बोलते हैं, बहुत छोटा ग्रेनुल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। एक चीज और बता दें, राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, ठीक है ना, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी फैला रहेगा, फ्लोट करेगा, उसके साथ साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होगा, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम क्या साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो उसको बोलेंगे क्या? वैक्यूल। वैक्यूल का एक सैक लाइक, एक झिल्ली लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या है। ये क्या है? ये इसको बोलेंगे लाइजोसोम। क्या बोलेंगे? लाइजोसोम। एक गार्बेज की तरह काम करता है, ये डस्टबिन का काम करता है। ये जो है क्या बोलते हैं, हार्मफुल मटेरियल, जो डेब्रिस, सेल डेब्रिस है, उनको जो कलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का। ये देख रहे हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूबुल। इस तरीके से हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन का हम लोगों ने एक ब्रीफ रिव्यू लिया, ब्रीफली हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है ना। ब्रीफली हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कि सेल मेम्ब्रेन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए मेन जो स्ट्रक्चर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। सॉरी, इस तरीके से हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, या सेल के पार्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। लेकिन देखिए जो मेन पार्ट होते हैं सेल के 3 होते हैं। एक कौन कौन से? जो एक बाहरी, जो सबसे बाहर, सबसे आउटर जो लेयर होती है सेल की, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। एक सेल के बीच में, सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर लोकेट होता है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस हो गया। फिर एक जो है स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके बीच में होता है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। या कह सकते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके जितना भी स्ट्रक्चर सेल में बचता है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फ्लूइड होते हैं, एक जेली होती है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने ये 3 मेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा? एक जो डॉग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या? क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है ना। क्रोमेटिन के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा। और न्यूक्लियस का जो कवर होता है, एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमने देखा कौन कौन से स्ट्रक्चर है। पहला हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा देखा हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं, एक रफ हो गए, एक क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। फिर हमने देखा कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में होता है, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूबुल। एक कप लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में होता है, उसको क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखें ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, उसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा, ठीक है, इस तरीके से एक हमने देखा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका सेल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सेल के स्ट्रक्चर जो उसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर इसके बाद डिटेल में क्या? साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने ब्रीफ रिव्यू एक लिया है, ठीक है।